सोना यानी कि गोल्ड हमेशा से ही निवेश का एक भरोसेमंद विकल्प रहा है। हम सबको लगता है कि अगर समय खराब हो तो सोना जो है ऐसा निवेश है जो आपको रिटर्न देगा ही देगा और ऐसा करके भी दिखाया। कोविड-19 की जब पिछले साल शुरुआत हुई थी तो अगस्त 2020 में हमने सोने को 56,000 के हाईज बनाते हुए देखा था। लेकिन 2021 में क्या हो गया? कुछ महीने से लगातार सोना अंडर परफॉर्म कर रहा है, 50,000 के नीचे ही इसकी कीमतें बनी हुई हैं। ऐसे में जो लोग निवेश करना चाहते हैं या निवेश कर चुके हैं सोने में, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या सोने की चमक फीकी पड़ गई है? आज इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ जुड़ रहे हैं मोतीलाल ओसवाल के हेड ऑफ करेंसी और कमोडिटी नवनीत तमानी। इनसे समझते हैं कि सोने में अगर आप निवेश करना चाहते हैं, तो किस तरह की रणनीति आपको अपनानी चाहिए? थैंक यू सो मच मिस्टर दमानी, आपने मनी नाइन के लिए वक्त निकाला। अभी हम अगर देखें तो जो पूरा इन्वायरमेंट है बाजार का, ऐसा नहीं है कि कोरोना का डर चला गया है, इन्फ्लेशन में भी जो है वो बढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट रेट अपने लोअर लेवल पर है और ये सारे ही जो फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं सोने को सपोर्ट करते हैं और सोने का भाव ज्यादा बढ़ता है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। हम सोने को एक जगह पर स्टक देख रहे हैं, 50,000 से नीचे, 50,000 के लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, क्या वजह है कि सोना जो है वो अभी एक अंडर परफॉर्मेंस देता हुआ दिख रहा है? हेलो प्रियंका एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि सोने में एक बहुत कंसिस्टेंट बेसिस पे अंडर परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। बट साथ ही साथ ये भी देखना ज़रूरी है कि काफ़ी सारे रिस्की एसेट जो है उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग इमर्ज होते हुए नज़र आ रही है। जो कि फैक्टर्स आपने मेंशन किए उस हिसाब से तो इक्विटी मार्केट्स या जो बॉन्ड यील्ड्स है उनमें खासा करेक्शन देखने मिल सकता था। बट ऐसा नहीं है, हमने देखा है कि इक्विटी मार्केट्स जो है नॉट ओनली डोमेस्टिकली बट ग्लोबली भी लाइफ टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं लोगों का रुझान जो है वो रिस्की एसेट्स की तरफ है इस पॉइंट इन टाइम में। उसके साथ-साथ सबसे बड़ा फैक्टर है कि इस वक़्त लिक्विडिटी जो है वर्ल्ड ओवर में वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी अवेलेबल है जिसकी वज़ह से काफ़ी सारा पैसा जो है डाइवर्ट हो के अलग-अलग एसेट क्लासेस में जा रहे हैं। हमने कुछ ट्रैक्शन कुछ सर्टेन पॉकेट्स में रियल एस्टेट में भी देखा है, इक्विटीज़ में भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिला। एक बात समझने लायक है कि जो एफडीज में हमारी एक मेंटालिटी थी कि 8 से 10% के रेट्स हमको बॉन्ड एफडीज में या बॉन्ड में या एफडी में पैसा डालने में, आज की तारीख में वो 4 से 5% के रेंज में आ गए हैं। तो इट इज नो मोर लुक्रेटिव फॉर इंडियन इन्वेस्टर्स टू पार्क मनी इनटू एफडीज और फॉर इन्वेस्टर्स अब्रॉड कि वो एफडीज में अपना पैसा पार्क करें। इससे बेहतर है या तो यूटिलाइज करे, यूज करे या किसी रिस्की एसेट में ट्राई करे कि जहां पर हमको इंक्रीमेंटल रिटर्न बन सकते हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि काफी सारा पैसा इक्विटीज में डाइवर्ट होते हुए नजर आ रहा है या दूसरे एसेट्स में जा रहा है और गोल्ड में थोड़ा सा ट्रैक्शन फिलहाल स्लो दिख रहा है। अगर हम बैकड्रॉप में देखें तो पिछले 2 साल गोल्ड के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहे। करीब करीब 2019 में हमने 27% के आसपास के रिटर्न देखे और साथ ही साथ 2020 में 25% के आसपास रिटर्न गोल्ड में देखे। इस साल का शुरुआत ही थोड़ा सा सुस्त रहा है। फोर्थ क्वार्टर ऑफ 2020 से थोड़ा सा सुस्ती गोल्ड प्राइसिंग में देखने मिलती है। फैक्टर जो इम्पैक्ट फिलहाल पॉजिटिविटी लाते हैं वो इन्फ्लेशन है। कहीं ना कहीं थर्ड वेव का जो या कई कुछ देशों में सेकेंड वेव, कुछ देशों में थर्ड वेव का जो निर्माण हो रहा है वो एक ड्राइविंग फैक्टर्स हो सकता है। और उसके साथ साथ में डॉलर इंडेक्स में जो कंसोलिडेशन या हलचल हम देख रहे हैं उसके चलते गोल्ड में आने वाले समय में तेजी देखने मिल सकती है। इसके ऊपर हम अपने शो में आगे चर्चा में बात करेंगे। बट फिलहाल मुझे लगता है कि घबराने वाली कोई ये नहीं है और ऐसा नहीं है कि एक एसेट क्लास ट्रेड ऑफ होता नजर आ रहा है। इसमें अभी भी करंट है, अभी भी ट्रैक्शन है और आने वाले समय में निवेशकों का रुझान फिर से दिखना है। तो आप अभी मान रहे हैं इसकी चमक फीकी नहीं पड़ी है। जो निवेश करना चाहते हैं उन्हें क्या ये सही समय है अगर कोई गोल्ड में निवेश करना चाहता है? और जिन्होंने पहले से निवेश किया हुआ है उनके लिए ये समय आप क्या करने के लिए कहेंगे? जी, बिल्कुल मैं एग्री करूँगा कि चमक फीकी नहीं पड़ी है और इसी जितना ब्राइट है उससे भी ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा इसका भविष्य आने वाले समय में। निवेशकों को यही सलाह रहेगी कि ये जो है ये कंसोलिडेशन का फेज़ होता है जहाँ पर अगर आपने किसी एसेट में 50-55% के रिटर्न पिछले 2 साल में देखे तो उसको टाइम लगेगा। सोना एक ऐसा एसेट क्लास नहीं है जो कि एक स्टॉक है पर्टिकुलरली। आप समझ लीजिए निफ्टी समझ लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज समझ लीजिए, ऐसा स्टॉक नहीं है। ये वर्ल्ड ओवर एक सेफ हेवन कमोडिटी जैसा इसको माना जाता है या ड्राइवर करेंसी जैसा माना जाता है। तो इसमें इतने सस्टेनेबल रिटर्न्स कंसिस्टेंट बेसिस पे देखने नहीं मिलते जो हमने लास्ट 2 साल में देखे। तो थोड़ा बहुत कूल ऑफ, थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने संभावित तौर पर मिलना चाहिए था जो हम देख रहे हैं।
मुझे लगता है एक क्वार्टर का परफॉर्मेंस और थोड़ा सा डल या वीक रह सकता है। साथ ही साथ जो पहले से इन्वेस्टेड है उनको अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इसमें कैपिटल और बढ़ाने की या घटाने की सुझाव है। ठीक है। और सोने में आप निवेश किस तरह से करने की सलाह देते हैं? कौन-सा वो सबसे सही तरीका होगा कि कोई सोना खरीदे? किस फ़ॉर्म में सोने को खरीदने के लिए आप सलाह देंगे? फिज़िकल वर्सेस नॉन फिज़िकल डिजिटल मोड का सोना भी अब है, पेपर गोल्ड है इन्वेस्टर्स के पास। आपकी सलाह क्या रहती है? मैं आपको सारे निवेश के उपाय बताता हूँ सिल्वर जिस तरह से गोल्ड में निवेश किया जाता है। एक तो है फिजिकल गोल्ड जहाँ पे आप ज्वेलरी खरीद सकते हैं या फिजिकल बार बार खरीद सकते हैं शॉप में जाकर, जिसमें आपको 3% जीएसटी का इम्प्लीकेशन आता है। साथ ही साथ एक परसेप्शन रहता है कि प्योरिटी आपने जो ली है वो सही है कि नहीं है। ज्वेलरी में एक थोड़ा-सा ड्रॉबैक है जहाँ पे आप तुरंत ऑफ कोर्स यू कैन वेयर इट, यू कैन फ्लॉन्ट इट, बट उसके साथ-साथ में आपको करीब-करीब 12 से 15% का इमीडिएट ड्रॉडाउन मिलता है जहाँ पे आपको मेकिंग चार्ज लग जाते हैं और प्योरिटी भी कुछ हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। निवेशकों को अगर प्योरली गोल्ड फॉर्मेट में निवेश करना है तो डिजिटल गोल्ड एक बहुत अच्छा विकल्प है। लास्ट 2-3 साल में इसका बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला है और करीब-करीब 2.5% के आसपास का आपको इंटरेस्ट बेनिफिट भी मिलता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में पर ईयर। और 8 इयर्स का मिनिमम लॉक इन पीरियड है जो कि जिसके बाद जो आपके प्रोसीड्स रहेंगे वो टैक्स फ्री होते हैं। एंड 5 इयर्स का कंपलसरी लॉक इन पीरियड होता है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में। एक और ऑप्शन है जो कि ईटीएफ फॉर्म में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि काफी सारी प्रोमिनेंट कंपनीज गोल्ड के ईटीएफ एनएससी और बीएसई पे ट्रेड करती है। नेमली निपॉन, एचडीएफसी, एसबीआई, इन सब के ईटीएफ ट्रेड होते हैं। आप गोल्ड बीज या गोल्ड ईटीएफ दोनों में से कुछ भी लेने का रिकमेंडेशन रख सकते हैं। बेसिकली उनमें डिनोमिनेशन जो है वो भी काफी नॉमिनल है और साथ साथ में आपको 915 टू 330 इसमें एंट्री एग्जिट का भी अपॉर्चुनिटी और ऑप्शन मिलता रहता है कंटिन्यू बेसिस पे और लिक्विडिटी भी काफी डिसेंट हो। तो मेरे हिसाब से रिटेल निवेशक जो छोटी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहते हैं और 15 से 20% का अपसाइड खेलना चाहते हैं, जो कि कोई लॉक इन के दायरे में नहीं फंसना चाहते, उन लोगों के लिए ईटीएफ बेस्ट ऑप्शन रहेगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जो 10-15 साल की होल्डिंग कैपेसिटी रखते हैं, जिनको शादियों में गोल्ड आगे बच्चों के काम आना है या ऐसा कोई ऑप्शन देख रहे हैं, उन लोगों के लिए सोवरेन गोल्ड बॉन्ड बेस्ट ऑप्शन रहेगा। नवनीत जी, अब जो है एक तरह से फेस्टिवल सीजन की शुरुआत हो ही चुकी है, वेडिंग सीजन, फेस्टिवल सीजन, दिवाली। तो ये सारे जो फेस्टिवल सीजन है इसमें हमेशा हम लोगों ने गोल्ड की डिमांड को बढ़ते हुए देखा है। आप क्या महसूस कर रहे हैं इस बार? एक तो पेंट अप डिमांड भी होगा, इतने समय के लॉकडाउन के बाद अब बाजार खुले हैं, तो डिमांड बढ़ेगी, तो इसका असर हम प्राइसेस में देखेंगे क्या नियर टर्म में? प्राइसेस पे असर देखना थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि प्राइसेस डोमेस्टिकली इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट ड्राइवर्स नहीं है इंटरनेशनल गोल्ड प्राइस या डोमेस्टिक गोल्ड प्राइस को ड्राइव करने के लिए। थोड़ा बहुत रिस्क प्रीमियम के हिसाब से गोल्ड में डोमेस्टिक प्राइसेस बढ़ते हैं या घटते हैं, बट मुझे लगता है इंटरनेशनल फैक्टर्स जो है वो ज़्यादा ड्राइव करते हैं गोल्ड के प्राइसेस को। शादियों का सीजन पिछले 12 महीने से या अगर हम 15 महीनों की बात करें तो पूरी तरह से फेल का कह सकता हूँ मैं, जो हुआ है डोमेस्टिक, क्योंकि भारतीय संस्कृति में हमने देखा है कि शादियों में बहुत सारा गोल्ड लिया भी जाता है, दिया भी जाता है, पहना भी जाता है। फेस्टिव डिमांड जरूर देखने मिलनी चाहिए। अगर हम इस साल की बात करें तो 8 महीने के जो आंकड़े आए हैं वो गोल्ड में 80 टन के आसपास का इम्पोर्ट हुआ है और उसके साथ साथ में सेल्स भी है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड करीब करीब छोटे मोटे प्रीमियम पे चल रहा है एज कम्पेयर टू $3 से $4 डिस्काउंट जो पिछले 2 महीने से चल रहा था। तो जैसे जैसे मार्केट खुलेगा, जैसे त्योहारी सीजन बढ़ेगा, मुझे लगता है डिमांड थोड़ी सी स्टेबल और स्मूथ होनी चाहिए और उसके साथ साथ में अगर प्राइस में भी थोड़ा पॉजिटिव एक्शन देखने मिलेगा तो फिर से निवेशकों का रुझान इसमें आएगा और जहाँ पे प्राइसेस थोड़े से और बढ़ने की संभावना दिखा सकते हैं। आपने अभी जो हमें गोल्ड के ऑप्शन बताएं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसमें डिजिटल तरीका भी है और फिजिकल तरीका भी है, आप क्या महसूस करते हैं इनमें से कौन सा बेहतर रहता है? और क्या इसको एसेट एलोकेशन का कितना हिस्सा जो है आपको गोल्ड में डेडिकेट करना चाहिए? तो 2 सवाल के हिस्से हैं। पहला, कौन सा तरीका सबसे बेस्ट लगता है आपको? और दूसरा, एसेट एलोकेशन में गोल्ड पर कितना जो है निवेश रखना चाहिए? वेल
गोल्ड को किस मीडियम में बाय करना है, ये उसके दो नजरिए हैं। जनरेशन के हिसाब से इसका बाइंग करने का तरीका बदलता जा रहा है। मेरी जनरेशन या मेरे आने वाली मेरे साथ जो जनरेशन काम कर रही है, वो लोग डिजिटल फॉर्मेट में बिलीव करते हैं, फिजिकल गोल्ड का झंझट नहीं चाहते, प्योरिटी का कोई रिस्क नहीं चाहते, बैंक लॉकर में उसको मेंटेन करना नहीं चाहते। तो वी विल चूज और वी विल बाय थ्रू अ डिजिटल प्लेटफॉर्म या ईटीएफ में हम निवेश करने का देखेंगे। अगर हम 15 से 20 साल पुरानी जनरेशन, जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनको आज भी फिजिकल गोल्ड लेने की इच्छा रहती है। उनको ये रहता है कि अगर हमने पैसा खर्च किया तो एटलीस्ट फील तो करे, टच तो करे कि क्या हमने खरीदा। तो दो जनरेशन जो इस वक्त गोल्ड में निवेश करना देख रही है, दोनों का बाइंग पैटर्न अलग अलग है। तो दोनों ही फॉर्मेट अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से सही है। एंड और दोनों में ही कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी आपको गोल्ड प्राइसेस में देखने मिलेगी। दूसरा क्वेश्चन मैं आप रिपीट कर सकते हैं प्लीज? एसेट एलोकेशन की जब बात होती है तो आपको क्या लगता है गोल्ड को कितना हिस्सा रखना चाहिए? आइडियली कहा जाता है 5 से 10% होना चाहिए। आप इससे अग्री करेंगे? क्या राइट एलोकेशन होना चाहिए गोल्ड पे? और स्पेशली जब प्राइसेस को हम नीचे देख रहे हैं तो क्या थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा सकते हैं? जी, गोल्ड में बेसिकली एक वेल्थ स्टडीज जो होती है, उनमें ये दिखाया जाता है कि एसेट 3 तरह के पोर्टफोलियो होते हैं। एक तो पैसिव पोर्टफोलियो, एक होता है एग्रेसिव पोर्टफोलियो और एक होता है मॉडरेट पोर्टफोलियो। जो एग्रेसिव पोर्टफोलियो होता है, उनका ज्यादातर जो पैसा होता है वो होता है हाई यील्डिंग एसेट्स और रिस्की एसेट्स के अंदर। उन पोर्टफोलियोज में गोल्ड का निवेश 5% के ऊपर नहीं होना चाहिए, लगभग 5% के आसपास ही होता है वो, क्योंकि गोल्ड कहीं ना कहीं आपको उस तरह का रिटर्न्स नहीं दे पाते जो दूसरे एसेट क्लास देते हैं। ऐसा होगा कि 10 साल में 2 साल आपको गोल्ड में बहुत इंक्रीमेंटली अबनॉर्मल रिटर्न मिले, बट 7 से 8 साल गोल्ड के प्राइसेस लगे रहते हैं या एक रेंज में ही कारोबार करते हुए नजर आते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं तो 2012-13 से लेके 2018 तक गोल्ड के प्राइस 32,000 रुपए से 38,000 के रेंज में थे। तो आपको कोई भी खास इंक्रीमेंटल रिटर्न्स गोल्ड प्राइस में नहीं देखने मिला। पर 2019 से 20 के बीच में वो 55,000 तक चले गए थे। तो जब मोमेंटम आता है तो बहुत शार्प आ सकता है, अदरवाइज ये बहुत ब्रॉडर कंसोलिडेशन गोल्ड प्राइस में जनरली चलता है। तो मेरे हिसाब से एग्रेसिव पोर्टफोलियो में 5% का एलोकेशन रहना चाहिए, बट पैसिव और मॉडरेट पोर्टफोलियो में 7.5% के ऊपर का एलोकेशन आप गोल्ड प्राइस में देख सकते हैं। दिस इज द बेंचमार्क। मुझे लगता है इंडस्ट्री में सारे लोग यही स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। एंड 7.5% इज अ डिसेंट साइज एलोकेशन जो आप आपके पोर्टफोलियो में एलोकेट करना चाहिए। आपने अभी कहा कि गोल्ड ऐसे साइकिल्स में काम करता है। जब हम देखते हैं कि कुछ महीने ऐसे होता है जब वो अंडर परफॉर्म, कुछ साल इनफैक्ट जो है वो स्टेडी रिटर्न्स या कम रिटर्न देता है, और अचानक से 2 साल ऐसे आते हैं जो ब्लैक स्वॉन मूवमेंट हमने जैसे देखा इकोनॉमी के लिए। तो क्या लग रहा है आपको, ये अभी जो दायरे में फंसा हुआ है गोल्ड की कीमतें अभी जिस दायरे में है, क्या ये लंबी भी खिंच सकती हैं? इसके लिए भी तैयार रहना होगा क्या कि एक निवेशक को? वेल एक्चुअली तो तेजी में सब तेजी और मंदी में सब मंदी, ये स्ट्रॉन्ग कहावत है। बाजार में जो काम करते हैं उनको ये कहावत अच्छी तरह से पता है। और 2019 और 20 की रैली देखने के बाद काफी सारे निवेशक इसके अंदर एंटर किए 50,000 और 50,000 के ऊपर के लेवल्स पे। तो आज के तारीख में वो थोड़े से स्टकअप है, थोड़े से एनॉयड है कि गोल्ड प्राइसेस इतने अच्छे रिटर्न नहीं दे पा रहे जितना इक्विटीज या दूसरे रिस्की एसेट्स फिलहाल प्रोवाइड कर रहे हैं। बट मेरा मानना ये है कि अगर आपने इस एसेट में इन्वेस्ट किया है तो आपने कुछ सोच समझ के, और डिविडेंड, ये एसेट ना आपको डिविडेंड देता है ना कंसिस्टेंस रिटर्न प्रॉमिस करता है, और ये एक इन्फ्लेशन हेज की तरह या ये अनसर्टेनिटी हेज की तरह एक प्रोटेक्शन ऑफर करता है हमेशा। तो अगर निवेशक इसको एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट किए जहां पे उनको बहुत सब्सटेंशियल रिटर्न चाहिए, कंसिस्टेंट बेसिस पे 20-25% रिटर्न चाहिए, तो वो एलोकेशन स्ट्रेटेजी ही थोड़ी सी गलत थी। बट अगर आपने ये माइंडसेट से इन्वेस्ट किया कि आपको ये इन्फ्लेशन जब बढ़ रहा है तो हेज प्रोवाइड करेगा, या अनसर्टेन टाइम्स में जहाँ पे जैसे अब हम कुछ क्राइसिस देख रहे हैं यूएस चाइना के बीच में, या अफगानिस्तान में कुछ क्राइसिस देख रहे हैं, या डोमेस्टिक लेवल पे इंडिया चाइना के बीच में कुछ टेंशन देख रहे हैं, तो ऐसी सारी अनसर्टेनिटीज में गोल्ड एक बहुत अच्छा विकल्प है। फिलहाल मुझे लगता है कि इस साल के अंडर परफॉर्मेंस के बाद 2022 का फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ दोनों में ही आपको डिसेंट ट्रैक्शन गोल्ड प्राइस में देखने मिलेगा। मुझे लगता है बैकड्रॉप में आपको इन्फ्लेशन है, बढ़ते हुए ब्याज दरों के ऊपर जो डिस्कशन होगा वो रहेगा, जियोपॉलिटिकल टेंशन जो फिर से थोड़े से गहरा चुके हैं या गर्मा चुके हैं वो रहेगा, एंड साथ साथ में इक्विटीज में जो रैली है जो कि कहीं ना कहीं वैल्यूएशन को थोड़े से स्ट्रेच लेवल पे ले जा चुकी है, उसमें भी एक कूल ऑफ देर सवेर आपको देखने मिल सकता है। जब ऐसा कुछ होगा तो ये मनी फ्लो है जो इक्विटीज से निकल के फिर से नॉन रिस्की एसेट्स में जाएगा,
एंड गोल्ड एक बहुत अच्छा विकल्प रहेगा उस टाइम पे, जो आपको एक डिसेंट रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। तो मेरे हिसाब से आप वेट नहीं करना चाहिए कि जब इसमें तेजी शुरू होगी, ग्रेजुअली आपको आपका एलोकेशन इसमें ग्रेजुअल बेसिस पे बढ़ाते रहना चाहिए। और साथ ही में यूएस फेड की बैठक में कहा गया है टेपरिंग की तरफ इशारा करते हुए कहा गया है, तो ये टेपरिंग का असर भी हम क्या गोल्ड पर देखेंगे आने वाले समय में? वेल, इस बार की जो यूएस फेड की या जैक्सन होल की जो मीटिंग थी, काफी इंटरेस्टिंग थी और इस बार उन्होंने काफी हद तक ये स्पष्ट कर दिया है कि दोनों चीज अलग-अलग है। एक जो बॉन्ड एक 120 बिलियन का डॉलर का बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम है, उसको टेपरिंग करना और इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, ये जनरली लोगों के मन में परसेप्शन था कि साथ में साथ होगा। जैसे एक तरफ टेपरिंग होगा, दूसरी तरफ इंटरेस्ट रेट हाइक शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से जियोपॉलिटिकली और मैक्रो इकोनॉमीज बहुत सारे तरह हिल जाएगी। बट ऐसा नहीं है, इन्होंने बहुत क्लियर किया है इस बार कि टेपरिंग एक अलग पैरामीटर पे होगा और उसके बाद में इंटरेस्ट रेट कब बढ़ाना है उसके ऊपर विचार विमर्श अलग तरीके से किया जाएगा। तो दोनों को आइसोलेशन में अलग-अलग तरह से देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी या स्टेप है और इसके बाद निवेशकों के माइंड में थोड़ी-सी और क्लैरिटी आ जाएगी और एज़ एन एनालिस्ट आल्सो आई बिलीव कि हमको भी थोड़ी बहुत राहत मिल गई ये समझने के लिए कि गोल्ड प्राइसेस में इतना बड़ा कंसोलिडेशन नहीं होगा जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और इसी वजह से मेरा स्टांस ये है कि 22 विल बी मोर इंटरेस्टिंग देन 40। ठीक है, थैंक यू सो मच नवनीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो गोल्ड में अगर आप निवेश करते हैं तो सबसे पहले एसेट एलोकेशन का ध्यान रखना है और दूसरी बात इस बात का ख्याल रखना है कि अभी गोल्ड की चमक आपको फीकी लग रही हो, लेकिन नवनीत दमानी क्लियरली कहते हुए कि 2022 जो है वो सोने के लिए और बेहतर संदेश लेकर आ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मनी 9। मनी 9 के इस तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि इस तरह के वीडियोस आपसे कभी मिस ना हो।